अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पीएसएल के शेड्यूल में कोई भी मैच शेड्यूल्ड नहीं है, लेकिन जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस कल रात को बाबर आजम की टीम ने दी, स्पेशली बाबर आजम का सेंचुरी स्कोर करना और कुसाल मेंडिस का जिस तरह आकर रन्स करना, इट्स अनप्रिडिक्टेबल, अनरिमार्केबल और अनबीटन जा रही है अभी तक पेशावर ज़ल्मी की टीम। तो इस चीज़ के ऊपर बात करना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमें 2019-20 वाला बाबर आजम नज़र आया और मैं ये बात इस वजह से नहीं कह रहा कि बाबर आजम ने सो किया है तो मैं अब उसकी तारीफ़ करूँ। और मैंने हमेशा से ये बात की है कि बाबर आजम के अराउंड अगर टीम चलेगी तो वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे और हम बाबर आजम को बजाय इस चीज़ के कि उसको ये कहकर उसकी गेम चेंज करें कि आपको हायर स्ट्राइक रेट के साथ बिगर रिस्क के साथ जो है वो अपनी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। इंस्टेड ऑफ सेइंग हिम टू दिस, हमें ये चाहिए कि हमें उससे सपोर्ट करना चाहिए और जिस किस्म के कैलिबर का वो प्लेयर है, जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज है वो अपनी टेक्निक से दे रहा है, जो आपके बाकी 5 से 6 टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, उसको उनके गिर्द चलना चाहिए। और कल आफ्टर द मैच जब उनकी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन थी, उसके अंदर उनसे जब क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने यही कहा कि मुझे कोचेस ने ये एतमाद दिया था कि मैं अपने मर्ज़ी से क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं अपने मर्ज़ी से गेम को चला सकता हूँ, जिस तरह मुझे बेहतर लगता है, चीज़ के ऊपर मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं उसी चीज़ को करूँगा। और वही चीज़ हुई कि बाबर ने कहा कि जब मैं पावर प्ले में आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे बुरा बॉल मिलेगा तो मैं उसको आउट ऑफ द पार्क फेंकूँ, और अगर वह अच्छा बॉल भी होता है तो मैं कोशिश करूँ कि उसको सिंगल और डबल के अंदर कन्वर्ट करूँ। और यही एक बड़े प्लेयर की निशानी होती है। और जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज अब ऊपर से हारिस एज एन ओपनर दे रहे हैं और नीचे से आके कुसाल मेंडिस प्रॉपर जो है वो बाबर आजम को एक साइड से सपोर्ट दे रहे हैं, तो इट्स ऑब्वियस कि बाबर आजम के रन आने थे। और इस पूरे पीएसएल के अंदर 7 मैचेस के अंदर बाबर आजम ने कंसिस्टेंसी के साथ रन्स किए, जहाँ पर शॉट्स लगाना चाहते वो लगा दिए, क्योंकि एक रिलीफ होता है आपके ऊपर जब आपको फ्रेंचाइज इतना सपोर्ट कर रही हो, आपके ऊपर किसी किस्म का प्रेशर ना हो, आप एज एन ओपनर आके खेल रहे हो, अपनी मर्जी से खेल रहे हो और फिर रिजल्ट्स आते हैं। तो मेरे ख्याल से वो जो एक क्वेश्चन हुआ था स्ट्राइक रेट के हवाले से और मैच फिनिश के हवाले से, उसको आई थिंक बाबर आजम ने पर्सनल ले लिया। और उन्होंने ये बात की थी कि मैंने बड़े मैचेस फिनिश किए हैं, मैंने उसके ऊपर भी बड़ा तबसरा किया था, लेकिन आज का वो टॉपिक नहीं है। और आई थिंक उस बात को उन्होंने जो है वो माइंड किया और उसके बाद तीनों मैचेस के अंदर नॉट आउट बाहर आए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ कल के मैच के अंदर ये थी कि बाबर आजम ने एक डॉट बॉल खेली और वो डॉट बॉल भी सर के ऊपर से बॉल जा रहा था, अनफॉर्चुनेटली वो वाइड नहीं हुआ और उस बॉल को डॉट करने के बाद भी बाबर आजम फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे थे। तो ये चीज़ बताती है कि बाबर आजम इज़ हंग्री फॉर रन्स, रन्स उनके लिए आ रहे हैं। और अब यहाँ पर कुछ लोग हफीज़ की उस स्टेटमेंट को साथ जोड़ रहे हैं। कल से मैंने देखा कि कुछ इश्तिहारी सुपरस्टार्स निकलेंगे और वो परफॉर्मेंसेस देंगे। आई डोंट थिंक बाबर आजम जिस किस्म की क्रिकेट इस पीएसएल के अंदर खेले हैं, इस पीएसएल से पहले मिसबाह उल हक जो कि उनके बैटिंग कोच हैं, उनसे एक क्वेश्चन हुआ तो उन्होंने ये कहा कि वर्ल्ड कप के अंदर अप टू द मार्क परफॉर्मेंसेज नहीं थी, अपने नंबर के ऊपर नहीं खेला था। लेकिन अब कोचेस ने और हमने उसको यही कहा कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग हिज गेम, उसको चाहिए कि वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करे, अपनी स्ट्रेंथ को बैक करे और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर क्रिकेट खेले। और हमें वही पुराना वाला बाबर आजम चाहिए, हमें उसके बड़े स्ट्राइक रेट की ज़रूरत नहीं, हमें उससे रन चाहिए और टीम को लीड करना चाहिए। अर्ली ऑन विकेट्स गिरती हैं तो स्टे करे। और आई थिंक कल जिस किस्म की बैटिंग बाबर आजम ने की, इट्स काइंड ऑफ अ बैटिंग विच ही एंड रिजवान डज इन बिटवीन 2021 टू 2023। ऊपर से आके टाइम लेते थे, सेट होते थे और फिर एंड पर जाकर जो है वो एक्सेलरेट करते थे और अपने स्ट्राइक रेट को भी बूस्ट करते थे और रन्स भी करते थे। और लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हम एज़ अ नेशन डिज़र्व नहीं करते अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो हमने ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि बहुत ज़्यादा बॉल्स खा जाते हैं और मिडल ऑर्डर के लिए कुछ बचता नहीं है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या मिडल ऑर्डर का काम ये नहीं है कि वो आके हिटिंग करे? अगर उनको 2 ओवर मिलते हैं, 4 ओवर या 5 ओवर, और अगर आपको ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट मिलता है तो आई थिंक इट्स मिडल ऑर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंड द मैच एज़ वेल एज़ दे हैड स्टार्टेड द मैच। सो कल बाबर आजम ने जिस किस्म की इनिंग खेली, इट्स फुल ऑफ प्योर क्लास। 4 छक्के, 6 चौके, और चाहे वो इब्रार अहमद हों, चाहे वो अल्ज़ारी जोसेफ हों या फिर उस्मान तारिक, किसी को भी नहीं बख्शा। और हम ये नहीं कह सकते कि नए लड़के या बच्चों को बाबर आजम ने अटैक किया। पाकिस्तान के मोस्ट सीनियर स्पिनर्स जो कि T20 वर्ल्ड कप की डिकेड में भी पाकिस्तान के साथ थे और दुनिया इनसे डर रही थी, इंडिया के अंदर बड़ा खौफ था उस्मान तारिक का, तो उन स्पिनर्स को उनके खिलाफ अटैक करना और स्पिनर्स के ऊपर बाबर आजम हमेशा से फँसते हुए आए हैं। तो कल बाबर आज़म की जो इनिंग थी वो अप टू द मार्क थी, हर चीज़ एक्यूरेट थी, प्रोसेस को वो फ़ॉलो कर रहे थे। और काफ़ी अरसे से ये चीज़ देखी जा रही थी कि प्रोसेस तो है, लेकिन रिज़ल्ट्स अप टू द मार्क नहीं आ रहे। लेकिन कांग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर परफॉर्मिंग दैट काइंड ऑफ रन्स फॉर हर टीम एंड परफॉर्मिंग अ मैच विनिंग इनिंग। ऑन द अदर हैंड जितना क्रेडिट कुसाल मेंडिस को दिया जाए इस पूरे पीएसएल के अंदर, जिस तरह वो पेशावर ज़ल्मी के लिए रन्स कर रहे हैं, जब ये दोनों खेल रहे होते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि यार इनको आउट किया जा सके। बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी है। और कल बाबर आजम कन्वर्ट करना चाह रहे थे 1 को 2 में, 2 को 3 के अंदर, जहाँ पर मैंने देखा कि 2-3 जगहों पे फंबल्स भी हुए, जिसकी बदौलत उन्होंने रन्स हासिल किए। तो जब आप रन्स करने के लिए जाओगे
तो आप रन्स करोगे। ऑन द अदर हैंड द बॉलिंग कोच ऑफ द ओपोनेंट टीम सोहेल तनवीर सेज दैट दिस पिच ऑफर्स 170 टू 180 रन्स और पेशावर ज़ल्मी ने 250 लगाया। तो क्रेडिट गोज़ टू बाबर आज़म एंड स्पेशली कुसाल मेंडिस फॉर दैट काइंड ऑफ इनिंग। और फिर नीचे से आके जैसे उनके मिडल ऑर्डर ने चिप इन किया, अंडर 19 के कैप्टन ने आके फरहान यूसुफ ने जो 2-3 बाउंड्रीज़ लगाई, अपना इंटेंट शो किया। फिर आज एरन हार्डी को भेजा गया अब्दुल समद, इफ्तिखार अहमद और ब्रेसवेल के ऊपर। और आई थिंक दैट्स अ गुड मूव कि आपको जो फॉरेन मिडिल ऑर्डर प्लेयर उसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया हो कि हाउ ही कैन परफॉर्म इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन। और फरहान यूसुफ को चौथे नंबर के ऊपर भेजना बड़ी एक इंपॉर्टेंट कॉल थी। और कितना बूस्ट मिला होगा एज अ यंगस्टर फरहान यूसुफ को कि मेरे ऊपर टीम ने रिलाय किया और मेरे से अच्छे अच्छे और बड़े सीनियर प्लेयर्स के होने के बावजूद मुझे मौका दिया गया और उसने उसको दोनों हाथों से उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। रन्स ऑन द बोर्ड देखें फरहान यूसुफ के तो बहुत ज़्यादा नहीं है कि 50-60 के हो, लेकिन इंटेंट और जिन बॉलों के ऊपर उसने रन किए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। और 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से जो उसकी परफॉर्मेंसेस थी वो अप टू द मार्क थी। और कोयटा इस मरतबा बिल्कुल ही फारिग सी टीम नज़र आ रही है। ऑल दो कि इन्होंने बड़ी अच्छी रिटेंशंस की थी, 2 स्पिनर्स, 2 मिडल ऑर्डर बैट्समैन। और कल अनफॉर्चुनेटली ख्वाजा नाफी को इनको ड्रॉप करना भी पड़ा है क्योंकि परफॉर्मेंसेस नहीं है। हसन नवाज ऑन एंड ऑफ एक आधे मैच के बाद परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। इब्रार और उस्मान तारिक अभी तक अपने बलबूते के ऊपर मैच जितवाने के अंदर कामयाब नहीं हुए, अपनी फुल स्ट्रेंथ के ऊपर अपनी टीम को जितवाने के अंदर कामयाब नहीं हुए। तो जिनके पास इतनी अच्छी रिटेंशंस हो और उसके बावजूद अगर उनके वो 4 रिटेन्स प्लेयर ही परफॉर्म ना करें तो फिर टीम का यही हाल होगा। और अभी तक उनको अपना परफेक्ट जो प्लेइंग 11 कह लें या परफेक्ट जो स्ट्रैटेजी बनाने की बारी आती है तो चेंजेस कर रहे हैं। कभी शमाइल को पहले नंबर पे खिला रहे हैं, कभी 5वें पे फेंक रहे हैं, साउथ शकील एज एन ओपनर आ रहे हैं, 250 का चेज़ है। तो चीज़ें अच्छे उनके अंदर नहीं जा रही कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और अब जो प्रॉब्लम्स मुझे लगता है वे फॉरवर्ड इन पीएसएल टीम्स को आएगी वो होगी द फाइट बिटवीन 3 टू 4 टीम फॉर द फोर्थ पोजीशन। क्योंकि पेशावर ज़ल्मी ने क्वालिफाई कर लिया है इस वक्त 8 मैचेस में से 7 जीते हैं, एक बारिश की नज़र हुआ, 15 पॉइंट्स के साथ टॉप ऑर्डर पर मौजूद है। मुल्तान सुल्तान विल फिनिश एट 2 और इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। एक ही मैच अपना हारे हैं जो कि लाहौर से हुआ था, वो 10-12 14 ओवर्स का। और उस मैच को क्या ही गिनना क्योंकि वो जो कंडीशंस होती हैं जब इस तरह का मैच होता है तो फिर आपकी स्किल्स के ऊपर नहीं होता, फिर ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी क्योंकि आपकी फिर स्ट्रेंथ नहीं होती। अब 14 ओवर से कोई भी टीम जीत सकती है। तो वो एक मैच मुल्तान सुल्तान हारी थी। और फिर तीसरे नंबर के ऊपर नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड जिन्होंने 7 में से 4 मैचेस जीते हैं, 2 हारे हैं, एक बारिश की नज़र हुआ और 11 पॉइंट्स सॉरी 8 पॉइंट 9 पॉइंट्स के साथ ये तीसरे नंबर पे मौजूद है। अब अगर इस्लामाबाद अपने तीनों में से 1 या 2 मैच जीती है तो इट्स कंफर्म कि वो एटलीस्ट क्वालीफाई तो कर ही जाएंगे। ऑन द अदर हैंड मुल्तान सुल्तान भी एक आधा मैच जीत जाती है तो 12 पॉइंट्स के साथ शायद वो क्वालीफाई कर जाएं। अगर 2 जीत जाती हैं तो फिर तो ऑब्वियसली कंफर्म्ड हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड हैदराबाद, लाहौर, कराची एंड कोयटा, कोयटा इज़ इन डीप ट्रबल क्योंकि 8 में से जस्ट 3 ही मैच जीते हैं, 5 हारे हैं। और अब उनके पास आखिरी दोनों मैचेस है और उनको अपने दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे और फिर देखते हैं कि क्या वो 10 पॉइंट के साथ क्वालीफाई कर जाएंगे ये तीसरे या चौथे पोजीशन के लिए या नहीं। और आई डोंट थिंक ऐसा होने जा रहा है। हैदराबाद, लाहौर और कराची के लिए बड़े अच्छे चांसेस हैं। लाहौर इस बार भी ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंसेज हैं। कराची आफ्टर अ लॉन्ग गैप आए हैं, अब उनके कप्तान चेंज है, मोइन अली कैप्टनसी कर रहे हैं, सलमान अली आगा से रन्स नहीं हो रहे। और यही एक वजह है कि जिसकी वजह से अब लाहौर सॉरी कराची भी क्लिक नहीं कर पा रही। और अगर आगे भी क्लिक ना कर पाई तो फिर चौथे नंबर की जो स्पॉट है वो इनके हाथों से निकल जाएगी। और आई थिंक हैदराबाद किंग्समैन ने जिस तरह का कम बैक किया आफ्टर लूजिंग 4 बैक टू बैक कंसेक्यूटिव मैचेस, अब उनके लिए जिस किस्म की उनकी स्ट्रैटेजी बन गई, मैक्सवेल का आना, ऊपर से मां सदाकत का रन्स करना और एज अ टीम हर प्लेयर का जेल इन होकर रन्स करना, थोड़ा सा टाइम लगता है। और जिस तरह की उन्होंने स्ट्रीक पकड़ ली, बैक टू बैक 3 मैचेस जीते हैं, तो आई होप अगर वो क्वालिफाई करें तो शायद मुझे ज़्यादा खुशी हो क्योंकि 2 नई टीम्स आई थी, पिंडी और हैदराबाद। एंड आई होप कि पिंडी तो अब बाहर हो चुकी है लेकिन एटलीस्ट हैदराबाद सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।